बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर ट्रेसिंग ऑफ कोनिक पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ट्रेसिंग ऑफ कोनिक क्या होता है, कैसे ट्रेसिंग करते हैं किसी कोनिक का। इसके लिए पहले आपको कोनिक को डिफाइन करना होगा कि कोनिक होता क्या है, जिसको हम आप 11th क्लास में पढ़े थे। कोनिक क्या है, कोनिक सेक्शन, कोनिक इसको कैसे डिफाइन करते हैं कोनिक को। जैसे कोनिक को डिफाइन करने के लिए हम एक शब्द आता है लोकस। क्या आता है? लोकस। लोकस क्या है? लोकस को जानने के लिए ये जैसे मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी, और एक पॉइंट पी इस प्रकार से मूव करता है कि पॉइंट पी की ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। ये कंडीशन को फॉलो करते हुए पी चलता है। तो यहाँ पे पी ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पी चलता है। ये हो गया P1 पोजीशन हो गई, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम बनी रहेगी। जब यहाँ P2 पोजीशन में आया तब भी डिस्टेंस सेम बनी रहे। P3 पोजीशन में आया तब भी ए से और बी से डिस्टेंस इसकी सेम बनी रहे। P4 पोजीशन में आता है तब भी इसकी डिस्टेंस सेम बनी रहे। तब P पॉइंट इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है कि उसके ए और बी से डिस्टेंस सेम बनी रहे। तो इस P के चलने से एक रास्ता बन जाता है, उस रास्ते को ही कहते हैं पॉइंट P के आने जाने का रास्ता, उसी को कहते हैं पॉइंट P का लोकस। तो जब कोई पॉइंट एक या एक से अधिक कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करता है तो जो पाथ बनता है वही पाथ कहलाता है उस पॉइंट का लोकस। ठीक है। अब यहाँ पे लोकस शब्द की ज़रूरत यहाँ पे इस प्रकार से पड़ी कि यहाँ पे पैरा यानी कोनिक क्या होता है। तो कोनिक को डिफाइन करने के लिए हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट P इस प्रकार से मूव करता है, इस प्रकार से कोई पॉइंट P मूव करता है तो उसकी एक फिक्स पॉइंट से इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। जैसे कोई पॉइंट P है और P इस प्रकार से मूव करता है, इस पॉइंट P की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें और इस पॉइंट P की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालें। तो ये मान लेते हैं कि P से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम S मान लिए और इसको M मान लिए। तो P से S तक की डिस्टेंस ये मान लो 2 है और P की M से डिस्टेंस क्या है 4 है। तो यहाँ पे SP और अपॉन PM, SP अपॉन PM निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2/4 आएगा, 2/4। अब यही पॉइंट P यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की P1 पॉइंट की S से डिस्टेंस निकालें और पॉइंट P1 की लाइन से डिस्टेंस मान लो M1 है, यहाँ तक P1 M1 तो ये वाली डिस्टेंस और इस वाली डिस्टेंस का रेशियो यानी हम क्या निकालें S P1 M1 निकालें तब भी रेशियो क्या है 1/2 रहे। तो जब कोई पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वे कांस्टेंट बना रहे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए P जब मूव करता है तो मूव करने से जो P का लोकस तैयार होगा, लोकस बनेगा, वे पॉइंट वे क्या कहलाता है? कोनिक कहलाता है। जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे, फिक्स बना रहे, तब वह उस पॉइंट का लोकस कहलाता है, कोनिक। ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वो फिक्स पॉइंट जो होता है उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और जो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभि। क्या बोलेंगे इसको? नाभि। ठीक है। और ये फिक्स जो स्ट्रेट लाइन है इसको, फिक्स स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और हिंदी में इसी को कहते हैं नियता। अब जिस पॉइंट पी की ये फोकस से जो डिस्टेंस है और पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। और पॉइंट एस से पास होने वाली, फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक। और एक्सिस ऑफ कोनिक को जहाँ काटता है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स है। अब फोकस से पास होने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। जैसे यहाँ पे यल और यल डैश, यदि एक्सिस में परपेंडिकुलर है तो इसी को क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। ठीक है, और लेटस रेक्टम। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो गई, यहाँ पे किसी पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है, सेंट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते ये है, विशेष बात ये है कि यदि हमें वर्टेक्स निकालना है, इसका वर्टेक्स निकालना है किसका, कोनिक का, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस और यहाँ पे वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्टेक्स है। और यदि फोकस निकालना है तो एक्सिस और लेटस रेक्टम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे किस पैराबोला में या कोनिक में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं, इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से। अब ई की वैल्यू या तो एक आएगी, ई की वैल्यू या तो एक से कम होगी और ई की वैल्यू एक से अधिक होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यदि ई की वैल्यू 1 आती है तब कोनिक का नाम क्या होता है, पैराबोला। जब ई की वैल्यू 1 से कम होती है तब हम कोनिक को कहते हैं इलिप्स। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। और ई की वैल्यू 1 होती है तो इसको पैराबोला यानी परवलय। और ई की वैल्यू 1 से अधिक जब होती है तो इसको कहते हैं हाइपरबोला या अतिपरवलय। और जब ई की वैल्यू 0 होती है तो उस कोनिक को हम क्या कहते हैं, सर्किल। सर्किल यानी वृत्त। ठीक है, तो यहाँ विशेष बात ये ध्यान रखना है कि जब पैराबोला की यदि ट्रेसिंग करना है या किसी पैराबोला की, तो यहाँ पे फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है इस पैराबोला का, पैराबोला की 4 कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये है, इस पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वे y² = 4ax होगा। इसको हम 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। और ये हो गया फोकस। अब फोकस और लेटस रेक्टम यानी एक्सिस और लेटस रेक्टम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वे क्या है, फोकस है। और ये टेंजेंट पर यानी वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन है और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वे वर्टेक्स है। यदि हम वर्टेक्स का पता चल गया और फोकस का पता तो हम उस पैराबोला की ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो हम ट्रेसिंग करना चाहते हैं, किसी पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो उसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे, तो ट्रेसिंग करने के लिए स्टेप क्या है इसके, ये हैं। ट्रेस दी पैराबोला 9x² + 24xy + 16y² - 2x + 14y + 1 = 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इसका हम इस पैराबोला की ट्रेसिंग करना है और साथ ही क्या निकालना है, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दिया है 9x² + 24xy + 16y² - 2x + 14y + 1 = 0। 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3s का होल स्क्वायर। ये 24x को 2 × 3s × 4y और 16y² को लिख सकते हैं 4y² - 2s + 14y + 1 = 0। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा a² + 2ab + b²। तो ये फार्मूला जब लगा देंगे तो क्या होगा, 3s + 4y का होल स्क्वायर। ये -2x और 4y + 1 को राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस में तो प्लस हो गया, ये +14y तो -14y, ये -1।
अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यदि मिल जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पुनः लग सकता है। तो हमें ए का स्क्वायर तो आपको पता है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या करते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x प्लस 4y इंटू सेकंड टर्म हम एक लैम्डा मानते हैं। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर भी होगा तो लैम्डा का स्क्वायर, तो ये टर्म हम इसमें ऐड भी करेंगे दोनों साइड में, इस साइड में भी ऐड करेंगे, इस साइड में भी ऐड करते हैं इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। अर्थात इक्वेशन इस टाइप को बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसलिए हम क्या करते हैं, इतना दोनों साइड में ऐड करते हैं। तो ये होगा 3s प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3s प्लस 4y इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2s माइनस 14y माइनस 1 पहले से था, इतना अपने से ऐड कर दिए। तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस 2a ये b प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर जब होगा, अर्थात यहाँ पे ऐड करने के बाद ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3s प्लस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 इधर 2s माइनस 14y माइनस 1, ये इसका हम ब्रैकेट खोल देंगे और यहाँ पे 3s प्लस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये क्या है 2s माइनस 14y माइनस 1। अब इसका अंदर लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सीधे उतारे, यहाँ पे क्या s वाले टर्म को इकट्ठा कर दिए और इन दोनों से s कॉमन ले लिए, तो 6 लैम्डा प्लस 2x। अब बाई वाले टर्म को इकट्ठा करके बाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ 8 लैम्डा माइनस 14 कॉमन बाई, और फिर क्या है ये लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस 1, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। नाउ चूज दी वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार से हम चूज करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0, ऐसी लैम्डा की वैल्यू हमें चूज करनी है। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख दें ताकि इसको सॉल्व करें तो लैम्डा इसकी वैल्यू 0 आए और इसको सॉल्व करने से 0 आए। तो ऐसी वैल्यू चूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको 3s प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रख दिए और इसे को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये होता है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक तरह से। तो ये पैराबोला का जब इक्वेशन जब ये होता है तो यहाँ देखते क्या है, ये पैराबोला इसका डायग्राम है। तो ये क्या है, ये एक्सिस है, तो ये एक्सिस है, तो ये इसका वर्टेक्स क्या होता है ओरिजिन पॉइंट पर होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है पैराबोला का एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बाई इज इक्वल टू 0 और वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन क्या है बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू 0। तो बाई इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का पैराबोला जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वर्टेक्स हम निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे, बाई इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल बाई का स्क्वायर और इसको हम 4as के रूप में बदलने के लिए यहाँ पे इसको हम 0 के इक्वल मानते हैं और इसको भी 0 के इक्वल मानते हैं और 0 के इक्वल मान करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ताकि एक लाइन एक्सिस का इक्वेशन हो जाए पैराबोला की और दूसरी लाइन क्या हो जाए वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाए। तो कोई भी पैराबोला चाहे पैराबोला कहीं भी बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि पैराबोला यहाँ भी बनता है, तो यहाँ पैराबोला का ये एक्सिस है और ये वर्टेक्स पर टेंजेंट है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे। तो पैराबोला चाहे जिस क्वाड्रेंट में बने चाहे कहीं भी बने, तो वहाँ पे जो एक्सिस होता है और वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक ताकि 0 के इक्वल करेंगे ताकि एक क्या आ जाए एक्सिस का इक्वेशन हो जाए और दूसरा क्या हो जाए वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानते हैं कि जो एक्सिस है, एक्सिस और वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन है वे हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगी जब इसकी स्लोप हम निकालें और इसकी स्लोप निकालें, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है,
तो y इज इक्वल टू हम ms प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट मिलेगा और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा m1। फिर हम इस लाइन को भी y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे s का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या कहलाएगा m2। अब दोनों का मल्टीप्लाई -1 की इक्वल करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी वे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो इफ लाइन थर्ड एंड फोर्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगी जब दोनों की स्लोप निकालें और स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो -1 के इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जैसे इन पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4s टाइप का पैराबोला है तो यहाँ y इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0 दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। एक टेंजेंट पर वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन होती है, वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन होती है और ये क्या होता है एक्सिस का इक्वेशन। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन एक्सिस का इक्वेशन हो जाए, एक लाइन क्या हो वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ये परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा -1 के इक्वल होगा। तो इसकी स्लोप निकालेंगे और इसकी स्लोप निकालेंगे तो इससे y की वैल्यू निकालें तो इसका कोफिशिएंट मिलेगा उसको m1 कहेंगे। इससे y की वैल्यू निकालेंगे s का जो कोफिशिएंट मिलेगा उसको m2 कहेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई दोनों क्या होती हैं परपेंडिकुलर तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे फॉर द स्लोप ऑफ थर्ड लाइन थर्ड तो 4y इज इक्वल टू -3s माइनस लैम्डा तो y इज इक्वल टू -3/4s माइनस लैम्डा अपॉन 4 कंपेयर एबव इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 तो m1 इज इक्वल टू -3/4 फॉर द स्लोप ऑफ लाइन 4 तो इससे y की वैल्यू निकालते हैं तो ये s का कोफिशिएंट मिलता है। तो इसको कंपेयर एबव इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 वी गेट तो m2 की वैल्यू ये आती है सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई -1 तो इसको सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने से लैम्डा की वैल्यू क्या आती है 50/50 कट गया तो लैम्डा की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड को हम एक बार फिर से लिख दिए और लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 रख दिए। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 रख दिए 2 और यहाँ पे 8 इंटू 1 और -14 प्लस 1 लैम्डा के स्थान 1 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन आया इसको सिंप्लीफाई करने से ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जो x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम करके रूट लगाते हैं और उसी से डिवाइड उसी का मल्टीप्लाई। तो s का कोफिशिएंट 3 है y कोफिशिएंट 4 है तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करते हैं s y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड कर दिए स्क्वायर लगा ही है। यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो 4s - 3y s का कोफिशिएंट यहाँ 4 है y कोफिशिएंट -3 है तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर से ये हम x y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड किए भी और मल्टीप्लाई भी किए। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और इसकी वैल्यू आएगी 5 ये 5 हो गया और ये क्या है 9 और 16 25 का स्क्वायर करेंगे तो 20√25 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा और यहाँ पे अपॉन 9 और 16 क्या होगा 25 इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 5 और 5 इसको 5 लिख दिए और इसका स्क्वायर लगा ही है। इसको इस साइड में ले जाएंगे 25 उधर से राइट हैंड साइड से 5 को ले आए तो ये आ गया कैलकुलेशन करने के बाद ये 2/5 ये और इसी को हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 इस 5 को हम उस साइड में ले जाते हैं ये 5 का स्क्वायर है ही ये 5 इस 5 को हम क्या करेंगे इस 5 को यहाँ ले गए तो ये हो गया ये 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये 5 पहले से है 2/5 और ये क्या होगा 2/5 4s - 3y/5 इक्वेशन 5 हो गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं इसको कैपिटल S मान लेते हैं कैपिटल Y मान लेते हैं इतने को और इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल X है। तो ऐसा करने से क्या होगा ये इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5x जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का आ गया।
तो कंपेयर एबव इक्वेशन विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो 4a इज इक्वल टू क्या दिया है, x का कोफिशिएंट 2/5 और यहाँ इसका कोफिशिएंट 4a, तो 4a की वैल्यू 2/5 आ गई। तो a की वैल्यू क्या हुआ 2/4 इंटू 5, ठीक है, 4 को इधर ले आए, 2 1 जा 2 जा, तो 2 5 जा 10, a की वैल्यू 1/10 आई। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4a, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1/10, तो 2/5, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी पैराबोला की, ये होगी 2/5। फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0, इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, जैसे एक पैराबोला इस प्रकार का है तो इसका एक्सिस ये है, तो कैपिटल Y एक्सिस एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0, ये एक्सिस हुआ, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y की वैल्यू ये है ओरिजिनल। तो यहाँ पे s की 5 को इधर ले गए, तो 3s + 4y + 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्सिस का इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स पर जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू 0। अब s की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4s - 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4s - 3y किसको हम माने थे कैपिटल x से, कैपिटल S किसको माने थे हम, इसको माने थे 4x - 3y/5 इज इक्वल टू x माने थे। तो जब s इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इज इक्वल टू 0, तो 5 उधर जाएगा तो 0 × 5 तो 0 ही हो जाएगा, तो 4s - 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। सॉल्विंग इक्वेशन 4 और 6 एंड 7, 6 और 7 को क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सिस के इक्वेशन है और ये वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये क्या है एक्सिस का इक्वेशन है, और ये क्या है वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है वर्टेक्स है। तो एक क्या है 6 नंबर इक्वेशन है, ये एक्सिस का इक्वेशन है, और ये क्या है वर्टेक्स पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है 7। इन दोनों को ये सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो s की वैल्यू आती है -3/25, y की वैल्यू -4/25, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विल बी, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा -3/25 -4/25। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स s इज इक्वल टू -a होता है। जैसे यहाँ पे जो लेटस रेक्टम है, जो इसका जो लेटस रेक्टम है यहाँ पे ये लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम यदि x इज इक्वल टू a है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, s इज इक्वल टू -a होगी, तो s इज इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं तो s इज इक्वल टू -a, और s की वैल्यू क्या है -a को इधर लाएंगे तो कैपिटल S + a इज इक्वल टू 0, और कैपिटल S की वैल्यू क्या है 4x - 3y/5 प्लस a की वैल्यू 1/10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 और 10 कैल्शियम लेंगे और उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ 10 को 5 से डिवाइड तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 8x - 6y, और 10 को 10 से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, और ये 10 एलसीएम जो आएगा तो 10 को 0 तक की तरफ राइट साइड में ले जाए तो 0 × 10 हो जाएगा, तो 8x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो s इज इक्वल डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यदि s इज इक्वल टू -a है तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगा s इज इक्वल टू a, साइन अपोजिट होता है, तो s - a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 4x - 3y/5 -1/10 इज इक्वल टू 0, इसका एलसीएम लेते ये आया, और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 जो कि एक्सिस का इक्वेशन है, और 8 लेटस रेक्टम का इक्वेशन है, वी गेट है। एक्सिस और लेटस रेक्टम की इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको फोकस का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो सॉल्व करने से एस वाई की वैल्यू -1/25 11/50 फाइंड होती है। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा? फोकस का। जब आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया, फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो आया है दोनों माइनस में है। इसका मतलब वर्टेक्स किस में कंटेन है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका फोकस भी किस में कंटेन है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप 9th क्लास में ये पढ़े थे, यदि कोई पॉइंट इस प्रकार यदि क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए बी। इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे? -AB। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -A -B। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A और -B। तो यहाँ पे देखते हैं कि फोकस का जो कोऑर्डिनेट है उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हैं, और फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हैं।
इसका मतलब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेन है और उसका फोकस भी थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेन है। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला, ट्रेसिंग ओ एक्स एंड ओ वाई एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओ बी द ओरिजिन, देन वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट है ये है और फोकस कोऑर्डिनेट ये है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसका फोकस भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसकी ट्रेसिंग हम इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पे ये इसका एक्सिस हो जाएगा और फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है वही कहलाती है लेटस रेक्टम। इसका इधर डायरेक्टिस होगा, ये लेटस रेक्टम है, ये वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, इस प्रकार ये एक्सिस हुआ। इस प्रकार से इस पैराबोला की हम ट्रेसिंग इस आसानी से कर सकते हैं उपरोक्त स्टेप को ध्यान में रखते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।